जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी आज की क्लासेस राष्ट्रपति और राज्यपाल के उन शक्तियों के बारे में रहेगी जिन शक्तियों के संबंध में आप शायद जान नहीं रहे होंगे या आपको किसी प्रकार से बहुत टफ लग रहा होगा। ऐसे चैप्टर्स को लेकर हम आपके बीच में बने हुए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इस समय यूपीपी की क्लासेस हमारे वहाँ स्टार्ट हो गई ऑफलाइन। आप चाहेंगे तो अपने दोस्तों को जीएस पॉइंट परिवार से जोड़ सकते हैं। आपकी संस्था जीडीए टावर में 4th फ्लोर पे काम कर रही है। हमने 4 एसआई का रिजल्ट देकर गोरखपुर में एक यूनिक स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि पूरे गोरखपुर में शायद कोई संस्था नहीं है, अगर आपके पास जानकारी होगी तो हमें स्पष्ट तौर पे फोन करके बताइएगा, कोई संस्था नहीं है जिस संस्था से 4 बच्चे एसआई में हुए हैं। हमारी संस्था जीएस पॉइंट एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां से 4 बच्चे एसआई में हुए हैं। मैं उन बच्चों का नाम बता जा रहा हूं, जिसमें अनिल विश्वकर्मा, बणिका तिवारी, गौतम कुमार और संदीप गुप्ता नाम का लड़का, जो पहले तिब्बत पुलिस में था, अब वो एसआई में हो चुका है। वह चारों लड़के हमारे वहां से पढ़ के वो पहले तिब्बत पुलिस में थे। चारों बच्चे एसआई में हुए हैं और ये बड़ी रिजल्ट है। आपको मैं इस तरह के रिजल्ट को लगातार देने का काम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसके पहले शालिनी यादव कोल इंडिया लिमिटेड में ज्वाइनिंग लेकर जीएस पॉइंट परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया था। आज हमारे 4 बच्चे एसआई में जाकर जीएस पॉइंट परिवार को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो दोस्तों ये रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे परिवार के अहम सदस्यों के खून पसीने का रिजल्ट है, जो दिन रात बच्चों की भलाई के लिए और विद्यार्थियों की सफलता के लिए लगा रहता है। उनके हर समस्याओं को हम लोग बखूबी ढंग से सुनते हैं, उनके लिए समय देते हैं। अगर उनको 12 बजे रात को भी पढ़ते हुए किसी प्रश्न की जवाब की जरूरत होती है तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपने आप में बता रहा है कि बच्चों के प्रति कैसे वफादारी दिखाई जा सकती है एक संस्था की तरफ से। संस्थाएं पैसा कमाने का जरिया नहीं होनी चाहिए। संस्थाओं को पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं करना चाहिए। संस्थाओं को नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भलाई के लिए साइलेंट मोड में काम करने वाली इकाई है, क्योंकि एजुकेशन किसी भी देश की ऐसी रीढ़ होती है जो उस देश के भविष्य को तय करने का काम करती है। उस देश का भविष्य उसी रीढ़ पर डिपेंड करता है, उसी रीढ़ पर खड़ा रहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा में ब्रांडिंग के बजाय शिक्षा में काम और रिजल्ट पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में हमारी जो क्लासेस होती है कंप्लीटली उन विषयों को फोकस्ड करते हुए होती है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे काफी दुख लगता है जब आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको खड़ा करके और आपसे उजुल फुजुल की बातों को करते हुए समय काटने का काम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे चैनलों की जो समय काटने के लिए आपके बीच में बनी हुई है। आप उनको चिन्हित कीजिए और उनका बहिष्कार करने का काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करने के लिए सिर्फ आपके सामने पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है वो बेहद जरूरी है और आप इस पर ध्यान से देखें तो इस पर बहुत डिटेल आपको मैं कुछ चीज बताने जा रहा हूं। ये हमारी राष्ट्रपति और राज्यपाल, जैसा कि हमारा एक प्रोफार्मा होता है जिस पर मैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ाने का काम करता हूं, आज उसी प्रोफार्मा को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें पहला हमारा हेडिंग है आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों आप देख सकते हैं आपातकालीन शक्तियां ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इधर भी आपातकालीन शक्तियों का एक हेडिंग डाल रखा है, लेकिन मैं पहले राष्ट्रपति से शुरू कर रहा हूं कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां क्या है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि भारत सामान्य परिस्थिति में चल रहा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत किसी संकट में फंस गया हो या संकट में फंसने की संभावना हो, जैसे भारत के ऊपर कोई युद्ध करने वाला हो, भारत बाह्य आक्रमण
से जूझ रहा हो, या भारत में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या फिर ये सभी घटनाएं होने के संदेश दे रही हो, तो इन सभी परिस्थितियों में भारत में आपातकाल को लागू कर दिया जाता है, इमरजेंसी को लागू कर दिया जाता है, और उसके अंतर्गत देश से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है, देश को निपटने के लिए खड़ा किया जाता है देश को। तो दोस्तों, हम लोग आपातकाल के साए में किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं, कैसे अपने दिनचर्या को कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल हम अलग वीडियो आपको बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपात उपबंध को ही लेकर बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको इंडिकेट कर दूं कि भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां बहुत अधिक मिली हुई हैं, और 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। दोस्तों, आपातकाल की व्यवस्था है, 3 प्रकार की आपातकाल है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन का आपातकाल है जो राज्यों में लगाया जाता है, वो कनाडा से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग अमेरिका से ले रखे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत डिटेल बताएंगे। यहाँ मैं ये बता दूं कि जब प्रदेश में युद्ध, देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो राष्ट्रपति को फौरी तौर पर आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त हो जाता है। अर्थात इससे हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां मौजूद होती हैं। दोस्तों, और भी इसके बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आपको कोई प्रश्न लगाते समय उलझन हो रही हो, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो मैं अगला वीडियो आपातकाल पर लेकर आऊंगा। कुछ ही दिन में वीडियो आपातकाल पर लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस पर कुछ हमें ज्यादा जानकारी चाहिए और तत्काल जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने प्रश्न को दे सकते हैं, या हमारे फोन नंबर पर आप कॉल करके अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। इसके लिए मैं 24 आवर तैयार रहूंगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां क्या कहती हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल के पास सामान्य तौर पर कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। बस राज्य में कभी संवैधानिक परिस्थितियां विफल हो जाएं, या संवैधानिक विफलता के उपरांत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता हो, अनुच्छेद 356 लागू किया जाता हो राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस दौरान राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल पूरी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को संचालित करने लगता है। उस दौरान दोस्तों, राज्य का विधानसभा या तो निलंबित होता है या तो बर्खास्त होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद कार्य नहीं करती है। जो विधानसभा द्वारा या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होती है, नियुक्त होती है, वह मंत्रिपरिषद काम नहीं करती है राज्य में। और राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर या तो राज्यपाल उस राज्य की जिम्मेदारी संभालते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई प्रतिनिधि उस राज्य की जिम्मेदारी संभालता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन या किसी भी प्रकार के वित्तीय या फिर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यपाल साहब को नहीं दी गई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि राज्य की संवैधानिक स्थिति विफल हो जाए तो राज्यपाल लिखित रूप से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति जी से। यह राज्यपाल को शक्ति है, और राज्यपाल को यह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं वो अपने आप में आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। आप लिखते रहें और मजबूती से लिखते रहें, ताकि जो हम बता रहे हैं वो एकदम से प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है, फैक्चुअल प्रश्न बनता है, रिपीटेड प्रश्न बनता है। तो इस दौरान ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो किसी प्रकार के उत्तर आपसे छूट न जाए, इसलिए आपको कुछ नोटेड बनाते रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को नोटेड करते रहना चाहिए। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरा हमारा है राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति को लेकर विवेकीय शक्ति क्या कहता है। दोस्तों, विवेक मतलब समझ सकते हैं, मानव के पास विवेक होता है, हर मानव के पास विवेक होता है। राष्ट्रपति के पास विवेक है कि नहीं, इस बात को लेकर आज की हमारी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास विवेक नहीं होने की बात कही जाती है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति पूरी तरह से मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है, मंत्रिपरिषद के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव को एक बार सिर्फ वापस करने की शक्ति प्राप्त है। बाकी यदि मंत्रिपरिषद दूसरी बार उस प्रस्ताव को भेजती है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव मानना ही होगा। राष्ट्रपति जी उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास विवेक नहीं होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास विवेक नहीं है। राष्ट्रपति हमेशा शक्तिहीन माने गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति को विवेकहीन भी बना दिया गया है संविधान के अनुसार। हालांकि मैं ये बता दे रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और एक सम्मानित व्यक्ति होता है। इसलिए राष्ट्रपति को किसी भी हेय दृष्टि से विवेकहीन कहना गलत है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग कर सके। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में था। राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण रोल में होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई विवेक नहीं होने के स्थितियां बताई जाती हैं। लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल आपके सामने देख सकते हैं और राज्यपाल के पास अथाह विवेकी शक्तियां होती हैं। अथाह मतलब अनंत विवेकी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास पूरी तौर पर विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। इसी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल के पास तो है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो सामान्य तौर पर उसका आंसर विवेकीय शक्तियां होती हैं, जहां राज्यपाल के पास मौजूद हैं और राष्ट्रपति के पास नहीं मौजूद हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि राज्यपाल के पास कौन सी विवेकी शक्तियां हैं। तो राज्यपाल अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह वाले विषय को छोड़कर राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह वाले विषय को छोड़कर सभी विषय पर अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। अर्थात राज्यपाल राज्य में यह भी कर सकता है कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है तो किस पार्टी को सरकार गठन के लिए बुलाना चाहिए, यह राज्यपाल के विवेक पर तय करता है। दोस्तों, राज्यपाल विवेकीय रूप से यह भी तय करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश किया जाए कि न किया जाए। दोस्तों, राज्यपाल अपने विवेक से अगर विधानमंडल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को भेजा जाता है तो राज्यपाल अपने विवेक से उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने से, उस प्रस्ताव को स्वीकृति देने से मना कर सकता है। और अगर बार बार विधानमंडल ऐसा कर रहा है तो बार बार राज्यपाल मना कर सकते हैं, विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। दोस्तों, राज्यपाल यदि विधानमंडल से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल अपने विवेक से उस विधेयक को आरक्षित कर देंगे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। यह भी राज्यपाल की विवेकी शक्ति है। दोस्तों, मैं बता दूं कि राज्यपाल अनन्य विवेकी शक्तियों का उपयोग करता है, जिसमें यदि मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल को यह पता चल जाए कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत साबित करने में विफल हैं तो मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हटा सकता है राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल के पास अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। यदि विवेकीय शक्तियों के रूप में देखेंगे तो राज्यपाल राज्य प्रमुख के रूप में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। इसीलिए सामान्यतः मुख्यमंत्री लोग जो चाहते हैं राज्य में वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि कभी कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी हमारे वहाँ श्री अखिलेश यादव जी लगातार राज्यपाल के कार्यों पर, और ममता बनर्जी भी लगातार राज्यपाल के कार्यों पर अंकुश लगाती रहती, अंगुली उठाती रहती हैं। और इसलिए अंगुली उठाती हैं क्योंकि उनको पता है कि राज्यपाल अपने शक्ति का उपयोग करेगा तो इस प्रदेश में कुछ भी कर सकता है। इसलिए एक राजनीतिक बढ़त के लिए राज्यपाल पर भले ही अंगुली उठाया जाता है, लेकिन राज्यपाल जो करता है उसका संवैधानिक कार्य है,
संविधान ने उसको यह अधिकार दे रखा है, इसलिए राज्यपाल अपने विवेक का अनन्य उपयोग करके अपने संवैधानिक प्रमुख बने रहने तथा शक्तिशाली प्रमुख बने रहने का एक उदाहरण भी पेश करता रहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग इस विषय को लेकर समझ पा रहे हैं कि जहां राष्ट्रपति के पास विवेकीय शक्तियां नहीं है, वहीं राज्यपाल के पास अनन्य विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों आगे का जो हमारा सिलेबस है वो भी राज्यपाल और राष्ट्रपति से ही रिलेटेड रहेगा। हम जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं आज की क्लास, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप इसकी बारीकियों को देखकर समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया है, कौन कौन सी बातों को समझाया है और कितनी विस्तृत रूप में समझाया है। अगर उसके बावजूद भी आप कुछ चाहते हो हमसे, तो सीधे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभकामना।